आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता का भाग 5। बिंती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू? यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निबाह किया है, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसके पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक आपको गर्व करते रहे हैं। अच्छा, मैं फोटो रख तो आऊं, वरना दीदी आ जाएंगी। बिंती ने फोटो ली और चली गई। बिंती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिंती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिंती, मुझे यह लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होना ही था और सहना ही पड़ेगा ये सब। बिंती बोली, हाँ सो तो है। अच्छा बिंती, सुधा ने यह फोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि यह फोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे। आप जब ठीक समझे तो दिखा दे। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिंती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। बिंती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिंती? देख रही हूँ कि आपकी पलकें झपकती हैं या नहीं। बिंती बहुत गंभीरता से बोली। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंस कर रह गया। नहीं, आप मजाक न समझे। मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग देखे, उनमें से आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूं। जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई थी, इसलिए बिंती सेक सेक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंदर चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो, आज बिंती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो तो मालूम ही नहीं पड़ता कि रोटी है या सुख्ता। चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिंती से लड़ाने की कोशिश ना कर रहे हो। बिंती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। हमें समझाते हो इनकी बात। बिंती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिंती ने आंख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्रा को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था कि उसने तुम्हें प्रणाम लिखा है। चंदर बोला, नहीं, खत वत नहीं लिखते। उन्हें एक दफे बुलाओ यहाँ तो। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद। तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भर्ती भी करा देंगे। चंदर ने कहा। क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे, सुधा बोली। अब हम सोचते हैं कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभ गया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र, चंदर ने कहा। इनाम देंगे इन्हें, सुधा बोली और झट से झपट कर चित्र छीन लिया। अरे छू लिए चौके में से, बिंती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फोटो देखी दीदी? सामने की थाली छूट गई, बिंती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़कर फोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। कितना तेज है चेहरे पर,
और माथा देखो कितना ऊंचा। सुधा फोटो दिखती हुई बोली, अच्छी लगी फोटो? पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते ये, सुधा बोली। अच्छा सुधा, यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहें, मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी या नहीं, चंदर ने उसकी अंगूठी की ओर एक टक देखते हुए कहा। फिर हमने कभी कोई भी बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो, चंदर ने पूछा। हाँ हाँ कह तो दिया। अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंख में, वाणी में, अंग अंग में सुधा के आत्मसमर्पण झलक रहे थे। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा। देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा, सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? यही शकल है इसकी हमसे ब्याह करने की? चंदर, हम ऐसे मजाक नापसंद करते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए बड़े प्यार से बुला आए, बड़ा दुलार से कर रहे हैं। तुम अभी वायदा कर चुकी हो, चंदर ने बहुत आजीज से कहा। वायदा कैसा? तुम कब अपने वायदे निभाते हो? और फिर यह धोखा देकर वायदा कराना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते हमसे। हमारे मन में आता सो कहते। हमें इस तरह से बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा हमारे गुस्से से रोने लगी। चंदर स्तब्ध। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे सुधा से, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वह गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर, सुधा ने बहुत रुखाई से उसका हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं करूंगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक पटक कर मर जाऊंगी। और मारे तैस के सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार में पटक दिया। अरे! दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसने जाने कहाँ की ताकत आ गई थी, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदर ने दबी जबान से कहा, छी सुधा, यह तुमसे उम्मीद नहीं की थी मैंने। यह भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ, वही चंदर हो। और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम्हें एक रह गए थे मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दिया है, हमें पापा से ये उम्मीद ना थी। पगली कहीं की, कौन लड़की अपने को हमेशा अपने पास रखती है? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, यह फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जबान हिली कैसे? तुम्हें शर्म नहीं आई? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें यह नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप सिसकती रही सुधा, और फिर धड़क कर उठी। कहा, यह फोटो कौन लाया? लाओ, अभी मैं जाऊंगी पापा के पास, मैं कहूंगी उनसे, हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, वह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, झूठी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम आगे बढ़ाया, चंदर ने डांट कर कहा। बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी, सुधा ने अकड़ कर कहा। नहीं रुकोगी? नहीं रुकूंगी। और चंदर का हाथ तैस में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर जड़ दिया। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां झपट आईं। वह स्तब्ध, जैसे पत्थर बन गई हो। सुधा में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें थम गई, होठों से आवाजें जम गई और सीने में सिसकियां जम गई। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और फिर सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई, चंदर के घुटनों पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज में बोली,
चंदर, देखें, तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें कब्र मुंह फाड़कर जमुआई ले रही थी। सुधा एकाएक सिर सिसक पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर, सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकाल कर भी मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया था और सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पांव को छाती से चिपकाए सूनी सूनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवार के पार, दिशाओं के पार, क्षितिज से परे दीवार पर घड़ी चल रही थी। टिक टिक। चंदर ने सिर उठाकर कहा, सुधा, हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर उठाकर ऊपर देखा। चंदर बोला, सुधा, तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में क्या इसलिए आए हैं कि एक दूसरे को कमजोर बना दे, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की सहनाई में बदल दे? गलत मत समझो चंदर, मैं गेसू नहीं हूँ कि अख्तर से ब्याह के लिए सपने देखूं, और ना तुम्हें अख्तर ही समझती हूँ। चंदर, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही क्यों नहीं रहने देते? मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता। मैं क्यों करूँ शादी? तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले यह तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर के पांवों पर अपने हृदय से और भी दबा लिए। सुधा, तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला? अब क्या तुम्हारा यह फर्ज नहीं है कि उनकी बात को ठुकराओगी तुम? और क्या बात, और क्या सोचा है? हम कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि तुम जाकर सुधा को फोटो दिखाओ और उसे पसंद कराओ। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? तो तुम क्या चाहती हो? महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की जिंदगी चपेट करने में तैयार हो? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या कहेंगे पापा कि चंदर ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था? हमें लोग क्या कहेंगे बताओ? आज तुम शादी ना करो, इसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहेंगे, और क्या दुनिया हमें क्या कहे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब और फिर एक बात और है ना सुधी, सोने की पहचान आग में होती है ना। लपटों में अगर उसमें और निखर आए तभी तो वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, यह तो तभी मालूम होगा जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से और संघर्षों से खेलने के बाद विजयी हों, और तभी मालूम होगा सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया है। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में ही रहोगी तो तुम्हारी पलकों की छांव में रहा और बाहर से संघर्षों से हम लोग डरते ही रहेंगे, कायरता के बंधन में लिपटे रहेंगे, और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा जिस पर मुझे नाज है वह कायर है। बोलो, तुम कायर हो, और क्या तुम कायर कहलाना पसंद करोगी? हाँ, सुधा ने फिर चंदर के घुटनों में मुंह छिपा लिया। क्या यह मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है, और मेरी सांसों ने तेरे पंखों को तूफानों की तेजी से महसूस किया है, और हमें
तुम्हें जो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ते हैं उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी? सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से भी ज्यादा प्रकाशमय हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी, और आज मैं अपने कान से सुनूं? बोलो सुधा, चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई और बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है ही मेरा? बताओ, तुम्ही पर अपना अधिकार भी जमाता सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा, जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती हैं। भावुकता और सुख हमें ऊंचा नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। हम इससे अच्छा और क्या हो सकता है सुधा? चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधना बना दो, और चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने एक गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभी चंदर? तुम जो कहोगे मैं कर लूंगी। और फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा, और इस लड़के के साथ तुम वहां पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूं कि तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है ना? चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा। झुककर चंदर के पैरों पर अपने होठों से छू लिया और पलकों से 2 आंसू चू पड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया और उसने माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने एक गहरी सांस ली। मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी अजीजी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रखकर लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींचकर रख लिया और उसके तलवों पर होठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुपचाप लेटी रही। बिनती आई, सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलवों में उसकी नरम बंवारी सांसें गूंज रही थी। चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत ना पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट गया और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठी पंखा चल रही है। उसने सुधा की ओर अपराध में कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांसें लेते हुए मरणासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊँगा? चंदर बोला, मैंने सोचा शायद अभी से ही दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट से आंसू पोंछ लिए। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठकर सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था कि वहां जाए। लेकिन मन में एक चिंता भी थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि यह तकलीफ का ही रास्ता ठीक है। वह अपनी जिंदगी से सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक भी आंसू
देवता की तरह था। वह सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी का एक रेखा भी नहीं बनाना चाहता था, और जैसे ही ऐसा होता तो वह पागल सा हो जाता। सुधा पहले तो वह नहीं रह गई थी, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वह अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिंती दोनों नहीं हैं। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई ऐतराज नहीं है, चंदर ने कहा। मैं पहले से ही जानता था। सुधा मेरी इतनी अच्छी, इतनी सुशील, एक ऐसी अच्छी बच्ची है, मेरी इच्छा का उल्लंघन तो वह कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ इससे क्या फायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो रख नहीं सकता ना। लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ, उनका गला भर आया। बताओ मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तब जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ, इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ? चंदर उठकर गया। मोटर गैरेज में काफी गर्मी थी, लेकिन बिंती वहीं एक चटाई बिछाए पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिंती बेहोश सी सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था और चोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरफ पड़ी थी। बिंती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ जमीन पर। आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा मुंह फेर कर देखा। चंदर, आओ। क्षीण मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लूट चुका था, रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिंती, अरे कैसा घोड़ा बेचकर सो रही है? उठ, चंदर आए हैं। बिंती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे लेटे ही नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदल कर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा इससे कमरे में जाकर पंखे में सो जा, लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेंगी वहाँ यह भी रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो यह कैसे कमरे में रहे? यही मरेगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम्हें क्यों गैरेज में थी? ऐसी क्या जरूरत है अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा की आज डांट नहीं आ सकी। पता नहीं कहाँ पर क्या टूट गया था कि चंदर उसे डांट नहीं पाया। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोशिया उठाया, वह भी रख दिया। कविता उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो यहीं चली आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है। गेसू के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी, चंदर बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन पुरानी बात याद करके बहुत उदासी हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सब फीकी। और फिर वह उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना कुछ पूछे सिर उठाए, झुके ही झुके एक हाथ से फिर तार लपेटते हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी बंगले को। मंगलवार को तैयारी रखना। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, तो अब 6 ही दिन रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाए तो शायद पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा।
चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुणा। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए हैं। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है, लेकिन हम तुमको कुछ नहीं कह रहे हैं। चंदर, उदास न हो, बड़े ही दुलार से सुधा बोली। अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कलौंच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है। वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ न देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिख नहीं लगाऊंगी, अपने आंचल से पोंछ लूंगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछकर बोली, चलो अंदर चले। अब उठ बिनती, बिलैया कहीं की। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी की बगल में सुधा बैठ गई और उंगलियां तोड़ते हुए बोली, चंदर, सिर में बहुत दर्द है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे हैं आज। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। क्या फायदा हुआ ऐसे दुखी करने का? वैसे दुखी कर लिया, बात तो वही है ना। तारीफ तो तब थी जब तुम उनकी बात मानो, पर नहीं। शाबाशी तो तब मिलती जब तुम अपने हाथों अपनी दुनिया में आग लगा लेती और चेहरे पर सिकन तक ना आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा दुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन? सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया है चंदर। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से चंदर। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन से ठीक हो जाऊंगी। तुम घबराओ मत। मैं मृत्यु शैया पर भी होंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है ना? और किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान ना होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी ना सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए। चलोगे? चलो, चंदर ने कहा। जाएं, बिनती को जगा लाएं, वह कमबख्त अभी भी सोती पड़ी है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंख मलते बगल में चटाई दाबे आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए सब। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाए। चलो, किसी पेड़ से ना लड़ा देना मोटर। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई। तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। ना भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे, कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। पीछे की सीट पर बैठोगी? सुधा ने पूछा। ओ, मैं समझी कि तुम कह रही हो कि पीछे बैठने के लिए, जैसे बगमी में साइज बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है, बिल्ली कहीं की। चल आ मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। चंदर ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज ना समझो तो तुम भी आगे आ सकते हो, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंदर आगे बैठ गया, बीच में बिनती, इधर चंदर उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा बिसरिया चला जा रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे, चंदर ने चिल्ला कर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा।
आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ कि क्या करूँ। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई सी बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया, फिर कोच पर बैठ गई। दूसरी पर सुधा और चंदर और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी। शायद उस दिन की घटना याद आ गई होगी। सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया। बिनती की शरारत भरी हंसी देखकर कि उसने फौरन कहा चंदर से, चंदर तुम पम्मी के पास बैठो, दो मित्रों के साथ बैठना चाहिए। हाँ, और ख़ास तौर से जब वह कभी कभी मिलते हों। बिनती ने मुस्कुराते हुए और जोड़ दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को माध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रही। मालूम हुआ बर्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पाननुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है, और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी है। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफा देखा है मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिनती ने झेप कर मुंह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की है, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो गुटुर गूं करके घर गूंजा देती थी, और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज्यादातर आंख की निगाह, कपोलों की असनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों का शौक है क्या? हाँ हाँ, बिनती ने सिर हिलाकर बोला। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसा क्या होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिनती, पता नहीं कहाँ मन में कैसा विश्वास है जो कहता है कि नहीं। सुधा अपने को संभालना जानती है, वह अपने मन को संतुलित करना जानती है, और सुधा सचमुच ही त्याग में ज़्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वह बिनती से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा क्या? अगर हमसे कभी कोई अनधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना कि सुधा पर तुम समझती हो। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो, आज आप बहुत पीली नजर आ रही हैं, पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था, तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनो अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी, और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती? उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं है। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठ आते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी, इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, मैंने तो यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी से प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण काटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? पम्मी ने पूछा। अपने मन से कुछ सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा, तो कविता तो सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपने हेयर पिन निकालकर मेज पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधे से वह टिक कर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने आंख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया, लेडी नॉर्टन का एक गीत। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो। और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आंखें जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती हैं। और किसी की आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिनती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गीत गाती गई, ना मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे करुण सिसकियां हुई और लय डूब गई। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिनती के कंधों पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलता हुआ बोला, पम्मी, तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा? आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी गाती है, यह तुमने कभी नहीं बताया था। हमें फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश की बजाय लेडी नॉर्टन के यह गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर, चलें अब, चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी, अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिनती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर। इसके पहले तो मन में कैसा तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आता था। अब तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा था। बैठे ही बैठे बदन उमेटते हुए कहा, दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया था। अंग अंग जैसे टूट रहा हो और आंखों में ऐसी तीखी जलन कि मानो किसी ने अंगारे धर दिए हो। रात भर वह बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी सभी उठाकर फेंक दिए। बिनती को कभी बुलाकर पास बिठा लेती, कभी उसे दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान, रात भर सुधा के पास बैठे। कभी उसका माथा, कभी उसके तलवे, सब में बर्फ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया, यह कल की गर्मी का असर है। बिनती ने एक बार पूछा, चंदर को बुलवा दे? तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरे जीते जी नहीं। बिनती ने ड्राइवर से कहा, चंदर को बुला लाओ। तो सुधा ने बिगड़ कर कहा, क्यों तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हो? और उसके बाद कमजोरी से हाँफने लगी। ड्राइवर चंदर को बुलाने नहीं गया।
जब चंदर पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर के जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, रात भर बुखार और बेहद बेचैनी रही है और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते ही कहा। चंदर जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि सुधा आंख बंद किए हुए लेटी है और बिंती उसके सिर पर आइस बैग रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद है और पलकों के नीचे से अंगारे की आंच छनकर आ रही है। चंदर की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली। अजब सी आग्नेय निगाहों से चंदर की ओर देखा और बिंती से बोली, बिंती, इनको कह दो कि जाए यहां से। बिंती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा क्यों पड़ गई ना? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर मत साफ करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ गई। कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जिससे चंदर की छां से भी उसे बचना है, और तेज कड़वी और हाँफती हुई आवाज में बोली, बिंती, इनसे कह दो कि यहां से जाएं। चंदर चुप हो गया और एक टक सुधा की ओर देखने लगा, और सुधा की बात जैसे चंदर का मन मरोड़ दिया। कितनी गैरियत से बात कर रही है सुधा। सुधा जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज्यादा जानती थी, उसके व्यक्तित्व से ज्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है? सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंदर ने बहुत आहत होकर बड़े दुलार की आवाज में पूछा। मैं कहती हूं जाओगे या नहीं तुम? फुफकार कर सुधा बोली। कौन हो तुम? मेरी बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले। मैं बीमार हूं, मैं मर रही हूं, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे पिता हो। कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हाँफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया सुधा? पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चंदर ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा। पागल नहीं हो गई हूं, मगर हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गेसू, पापा, डॉक्टर, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसू कहती है कि तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ भी नहीं कहते हो। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगाते देख रहे हो, और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद ही इस भट्टी में ढकेल दिया है। चंदर, मैं पागल हूं, मैं क्या करूं? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, सिर्फ सिर झुकाए, हाथों पर माथा रखे हुए। सुधा थोड़ी देर हाँफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंदर ने बिंती की ओर देखा। क्यों बिंती? बिंती से मैं कुछ नहीं छिपाता। क्यों? पम्मी ने कल कहा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सी ज्वालामुखी धधक उठा ऐसी बातें सुनकर। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए थे मुझे? तुम खुद गई थी सुधा, मैं नहीं ले गया था। चंदर बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ तो मैं कभी नहीं जाती। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते। तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई। गैर हूं तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहां से, मैं कहती हूं कि जाओ यहां से। दांत पीसकर सुधा बोली। सुधा,
मैं तुम्हारी बोली भी नहीं सुनना चाहती। जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिन्ती चौंक उठी, चंदर चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा कि यह सुधा को क्या हो गया है। परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी पंखा झेल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया है, पर यह क्या? अंतर्द्वंद ने यह कैसा रूप ले लिया है? और क्यों ले लिया है? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है, जब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं कर सकती? उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण नहीं किया है। सुधा को तिल तिल बनाया है, सजाया है, संवारा है। फिर सुधा में यह कमजोरी क्यों? क्या उसने यह रास्ता अख्तियार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने सी दोनों के लिए एक अलग रास्ता अपनाया है जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या? सुधा और वह दोनों क्या एक विलक्षण नहीं है? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही तो बनी होती हैं। साधना उन्हें आती ही कहाँ है? उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था क्या? क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? यह तो चंदर की हार ही थी। और फिर सुधा ऐसी रही तो सुधा चंदर की आत्मा है। इसे अब चंदर खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा को घोट डालने की हत्या का पाप चंदर के सिर आ जाएगा? तो क्या त्याग मात्र नाम ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध का एक ही रास्ता है? प्रणय, विवाह और तृप्ति, पवित्रता, त्याग और दूरी क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय के इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर, और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंदर पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पुण्य है? और दूसरा रास्ता गर्हित है, विनाशकारी है। क्यों उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है? किसी के उसके कंधे पर हाथ रखा, विचार श्रृंखला टूट गई। बिन्ती थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिन्ती ने बहुत स्नेह से पूछा। कुछ नहीं बताइएगा, हम नहीं जान सकते क्या? बिन्ती के स्वर में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंदर अपने को कभी नहीं रोक पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं बिन्ती, तुम कहती हो सुधा को इतने अंतर पर मैंने रखा तो मैं देवता हूं। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा तो मैंने पाप किया। जाने क्या किया है मैंने? क्या मुझे कम तकलीफ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल हो गया है मैं ही जानता हूं। एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सजा काफी नहीं थी जो सुधा को भी किस्मत यह दंड दे रही है? मुझी को सभी बेचैनी और दुख मिल जाता, सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है? बिन्ती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा है। जिसको मैं अपनी सांसों में दुबकाकर इंद्रधनुष के लोक तक ले गया, आज हवा के झोंके उसे बादल की ऊंचाइयों से क्यों ढकेलना चाहते हैं? और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिन्ती के ममता भरे स्पर्श से चंदर की आंखें छलछला आई। छी, आप समझदार हैं। दीदी ठीक हो जाएंगी। घबराने से काम नहीं चलेगा ना। आपको हमारी कसम है, उदास मत होइए, कुछ सोचिए मत। दीदी बीमार हैं, आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उठिए, दीदी बुला रही हैं। चंदर गया। सुधा ने इशारे से पास बुलाकर बिठा लिया। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ मत बोलना।
बैठे रहो बस। उसके बाद दिन भर अजब सा गुजरा। जब जब चंदर ने उठने की कोशिश की, सुधा ने उसे खींचकर बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। बिंती वहां खाना ले आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर तकिए से मुंह गड़ा लेती। बोली एक भी शब्द नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सी कातरता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे। पापा चले गए तो उसने चंदर का हाथ अपने हाथ में ले लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपोलों से चंदर की हथेली दबाकर लेटी रही। पलकों से कितने ही गरम गरम आंसू छलक कर गालों पर फिसल कर चंदर की हथेली पर भीगते रहे। चंदर चुप रहा, लेकिन सुधा के आंसू जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए, और जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उतर आया। सुधा ने देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी से मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं क्यों चंदर? अच्छा, अब शाम हो गई है, जरा लॉन पर चले। सुधा चंदर के कंधों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिंती ने दवा दी, थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं था। चंदर ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंदर, आज बीमार हूं तो कुर्सी उठा रहे हो? मर जाऊंगी तो अर्थी उठाने भी आना, वरना नरक मिलेगा, समझे? छी, ऐसा कुबोल तो ना बोला करो दीदी। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंदर बैठ गया। सुधा ने चंदर का सिर अपनी कुर्सी से टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंदर के सूखे होठों को छूते हुए कहा, चंदर, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया ना, लेकिन जाने क्यों दुखी ना करती तो आज मुझे वह ताकत ना मिलती जो मिल गई। और सहसा चंदर के सिर को अपनी गोद में खींचती हुई सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। बिंती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ तू यहाँ, तू गवाह रहेगी, ताकि बाद में चंदर यह ना कहे कि सुधा कमजोर निकल गई। बिंती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी वेड़ी पीठ पर से खींचकर गोद में डाल ली और बोली, चंदर, आज कितने ही साल हुए जब से मैंने तुम्हें जाना है, तब से अच्छे बुरे सभी कामों का फैसला तुम ही करते हो। आज भी तुम ही बताओ चंदर, कि अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती हूँ तो यह कोई पाप है? तुम जानते हो चंदर, तुम कितने मजबूत हो। उस पर मुझे घमंड है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो। मैं कभी भी उतना मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतने ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो क्या यह अपराध है? नहीं, चंदर बोला। और अगर अपने उस अंतर्द्वंद के छड़ों में तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जितना स्नेह करते हो उसमें मेरी सभी दुर्बलताएं धुल जाती हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंदर, कि मुझे खुद अपनी दुर्बलताओं पर शर्म आती है, और आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसा तुमने सोचा है चंदर। चंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पांवों पर अपनी कांपती उंगलियां रख दी। सुधा कहती गई, चंदर, आज से कुछ ही महीने पहले जब गेसू ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका था तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा, तुम चंदर को प्यार करती हो? तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या तुमसे प्यार किया था। मैं भी समझती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन यह न तुमसे छिपा है और न ही मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया है वह प्यार से कहीं ज्यादा ऊंचा और प्यार से कई ज्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी। मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतनी रोई थी, खींची थी। बाद में मैंने सोचा कि यह गलत है, यह स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर की जो खींच थी, जो कुढ़न थी, वह कहीं तो उतरती ही। वह मैं अपने पर उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसलिए
अपने गैरेज में जाकर मोटर संभाल रही थी, लेकिन वह भी असफल रही और अंत में वह खींच अपने मन में भी रहकर उतर गई और उस उतरी हुई जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना है उसी पर उतार दी। वह खींच उतरी तुम पर। चंदर ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुरा कर बोली, ना, ऐसे मत देखो। यह मत समझो कि मैं अपने आज के व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूं मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगे। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूं। मैं जानती हूं कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा, यह भी मैं समझ गई हूं। मैं खुश रहूंगी, सबल रहूंगी और सशक्त रहूंगी, और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूंगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने ब्याह कर लिया और वहां सुखी ना रह पाई, फिर और उन्हें वह भावना उपासना ना दे पाई, और फिर तुम्हें दुख हुआ तब? चंदर ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूं और उसे तुम मुझी को वापस दे देती हो तो कोई बहुत ऊंची बात नहीं हुई। अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ भी दिया है उसे तुम उन सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो। तुम्हारे मन के अक्षय स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे यह सामर्थ्य दी कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हें वह स्नेह दूं जो कभी घटे ही नहीं। जितना बांटो उतना बढ़े, और इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारे पति को भी कभी कोई असंतोष क्या हो सकता है। और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा कि तुम उसकी जिंदगी में ऐसी लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहां तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो यह देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है, और मैं इस विश्वास की भीख मांगता हूं तुमसे। छी, मुझसे बड़े हो चंदर, ऐसी बात नहीं कहते, लेकिन एक बात है, मैं जानती हूं कि मैं चंद्रमा हूं, सूर्य की किरणों से ही जिसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझे? समझ गया पगली कहीं की। थोड़ी देर चंदर चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पांव से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत तो देखो कैसे निकल आई है, और बैसाखी को कुल 4 रोज रह गए हैं। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वे लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा लेकर आ। बिनती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। और घास पर बैठकर वह बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना। जो कहोगे वह हम करते जाएंगे। हाँ, यह हम जानते हैं, चंदर ने कहा, और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई थी और दिन भर की उड़ी हुई धूल अब बहुत कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे और उन पर अरुणाई झलक रही थी। एक दुरंगी पतंग बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी। चंदर का मन भारी था। हालांकि जो तूफान परसों उठा था वह खत्म हो गया था, लेकिन चंदर का मन अभी मरा मरा हुआ सा था। वह चुपचाप लेटा रहा। बिनती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो चंदर? कोई बात नहीं। फिर बोलते क्यों नहीं? देखो बिनती, अभी अभी क्या कह रहे थे और अब देखो इन्हें, सुधा बोली। हम अभी बताते हैं इन्हें, बिनती बोली और गिलास से थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के ऊपर फेंक दिया। चंदर चौंक कर उठ बैठा और बिगड़ कर बोला, यह क्या बदतमीजी है? अपनी दीदी को यह सब दुलार दिखाया करो, हमें नहीं।
तो क्यों पड़े थे ऐसे? बात करेंगे ऋषि मुनियों जैसे और उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वाह रे चंदर बाबू, बिंती ने हंसकर कहा। दीदी, ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इनका दिमाग ठीक होगा। इतने में डॉक्टर शुक्ला आए और कुर्सी पर बैठ गए। सुधा के माथे पर हाथ रखकर देखा, अब तो तू ठीक है? हाँ पापा। बिंती, कल तुम्हारी माता जी आ रही हैं। अब बैसाखी की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और सास भी। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिंती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन का बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंदर को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाखी पूनों के एक दिन पहले ही से बिंती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। यह बात तो दूसरों की है कि स्टडी रूम की सफाई में बिंती ने चंदर के बहुत से कागज बहार कर फेंक दिए थे और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों की छोटी से तर कर दिए थे। उसके बदले में चंदर ने बिंती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हें देखने थोड़ी आ रहे हैं हमारी सास। बैसाखी पूनों की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लिवा लाने गए थे। चंदर बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुधा अंदर के कमरे में बैठी थी। अब 2 दिन उसे बहुत दब ढक कर रहना होगा। वह बाहर नहीं घूम सकती थी क्योंकि जाने कैसे और कब उसकी सास आ जाएं और देख लें। वो उसे समझा गई थी और उसने एक गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिंती कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही थी और महाराजिन ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। सुधा चुपके से आई, किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही। जब देखा कि कोई नहीं है तो आकर चुप्पे से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदर ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना? ऐसे ही रहे ना? देखा, तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम। हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो, फिर उनके सामने नहीं रो सकेंगे ना। और सुधा का गला रूंध गया और आंख छलछला उठी। छी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा, नहीं। और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी की कार का भोंपू सुनाई पड़ा और सुधा भागी। अरे, यह तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोर्टिको में आकर कार रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना वो लोग अभी आते ही होंगे, सुधा बोली। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बर्टी अब मसूरी चला गया है, वहां से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार में चोट लग गई है, तो मैं आज जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिएगा। चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना है, पम्मी ने कहा। अब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूंगा, चंदर ने कहा। अच्छा विदा, पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे, इनमें आंसुओं का स्वाद है। अभी रोई थी क्या? सुधा झेंप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर, तुम खत जरूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह बीते। और पम्मी चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिंती ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर गया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे, ठिगने से, गोरे से, गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफारी बैग था। चंदर ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया। यह हमारे शिष्य और लड़के
प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्यूनिसिपालिटी कमिश्नर श्री शंकरलाल मिश्र। अब तू नहाए ले शंकरी, फिर चाय ठंडाई जाए, बुआ जी ने आकर कहा। आज बुआ जी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वह खुश थी क्योंकि बिनती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में ही नहा चुका। चाय मैं पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे जरा स्वराज्य भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर से मुस्कुराते हुए कहा। यह तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए भी और कुछ दिन रुके भी नहीं, डॉक्टर शुक्ला बोले। हाँ, मैं खुद रुकना चाहता था, लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। कैलाश भी कानपुर गया है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिनती ने लाकर थाली रखी। चंदर ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई, यह लोग हमारी तरह छूत पात नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यही कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत है के हैं, ये तो किरिस्तान है। हमरो धर्म बिगड़ी है यहाँ आई के, बुआ जी बोली। बुआ जी ने ही यह शादी तय कराई थी, लड़का बताया था, और दूर के रिश्ते से वह कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंदर की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं ना? नहीं, आप खाइए, चंदर ने तकल्लुफ करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा। खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी? अरे राम कहो, वो तो हमार छोरी है बिनती, पहचानते हो नहीं का? पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखे हो वो, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफी बड़े थे, लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब, लड़की से कहिए रोटी ले जाए, मैं इसी तरह देख भी लूंगा और ज्यादा तड़क भड़क को कोई जरूरत भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया और वे उठकर चली गई। थोड़ी देर में सुधा आई, सादी सफेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए दरवाजे पर आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज सुने रोटी चंदर के आगे रखकर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी लड़की है, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती, सचमुच। वैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया। कैलाश के बिल्कुल योग्य लड़की है। यह तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्ट प्रबल थी, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतरजातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जात में ही अच्छा संबंध मिल गया। तो तोहरे अबहिन कौन बैस होए गए? तुहो कहे नहीं बहुरिया लया उत्या। सुधी के अकेले मन ना लागी, बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोया और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूं, या जाने दीजिए, आइए बातें करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर और शंकर बाबू बातें करते रहे। डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी। चंदर को तो कैलाश से भी ज्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने से उनकी पत्नी मर गई। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्युनिसिपल कमिश्नर, घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है।
वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा था। वह सुधा को बजाय घर पर रखने के अपने साथ ही रखेगा, क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है, सुधा को राजनीतिक क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई और उसने चंदर को बुलाया। चंदर बाहर गया तो बिनती ने कहा, दीदी पूछ रही हैं ये कितनी देर में जाएंगे? क्यों? कह रही हैं कि अब चंदर की याद थोड़े ही है कि सुधा भी इसी घर में रहती है, उन्हीं से बातें करता रहे।